हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आज का वीडियो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5th पार्ट है। इसके पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं और इनके बारे में कोई भी रेफरेंस आपको इसी स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके मिल सकता है। तो आइए आज का जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5th पार्ट के फॉर्म में, उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ आर नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड। नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। तो आपको पता है, जब हमने इसके चैप्टर के प्रीवियस जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट किए, तब हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो नोन एज द CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो नोन एज द PNS, and the autonomous nervous system also known as the ANS. Central nervous system consists of 2 parts, brain and spinal cord, and it is the major and most important part of the nervous system. तो बात आती है कि ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, तो इन दोनों की प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड are protected from mechanical injuries and shocks by bony cages around them. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की प्रोटेक्शन की जाती है किसके द्वारा? बोन्स के बने हुए केज नुमा स्ट्रक्चर या पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर के द्वारा। और ये जो पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर है या केज नुमा जो केज लाइक जो स्ट्रक्चर है वो उनके चारों तरफ पाया जाता है। ब्रेन इज कवर्ड ओवर बाय क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स और स्कल। स्पाइनल कॉर्ड इज सिमिलरली कवर्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ये पैराग्राफ पूरा का पूरा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनने की, MCQs बनने की संभावनाएं रहती हैं। 1 मार्क या 2 मार्क के MCQs या फिर 1 वर्ड जो भी क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर फॉर्मेशन होती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ब्रेन की प्रोटेक्शन किसके थ्रू की जाती है। तो अगर जनरल आप अपनी लैंग्वेज में बात करें तो वो होता है स्कल यानी खोपड़ी, और साइंटिफिक टर्म्स में बोलेंगे तो क्रेनियम। कि जो क्रेनियम है बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसने क्या किया है कि जो हमारा ब्रेन है उसको चारों तरफ से सराउंड कर रखा है और वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो शेप होती है वो कैपिटल H लाइक होती है। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस शेप का होता है, कैपिटल H लाइक होता है। तो उसके चारों तरफ जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिसको हम कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम बैकबोन कहते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी। एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड मेनिंजेस अकर बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने देखा कि जो प्रोटेक्शन का काम है वो नंबर 1 तो कर रहा है क्रेनियम, नंबर 2 हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम। इन दोनों के अलावा भी प्रोटेक्शन का वर्क किया जाता है और वो किया जाता है आउटर कवरिंग्स के थ्रू, और वो कवरिंग्स कहलाती हैं मेनिंजेस, जिनके लोकेशन की बात की जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होती हैं। दे आर 3 इन नंबर, आउटर ड्यूरामेटर, मिडल अरेक्नॉइड एंड इनर पायामेटर। तो यहाँ से भी फिर ये पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन चुका है। यहाँ से या तो MCQs में ये पूछा जाएगा कि जो मेनिंजेस है उनका नंबर कितना है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो आप वहाँ पे पिकअप करेंगे 3 को, यानी 3 होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में उनके नाम पूछे जा सकते हैं या उनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि बाहर कौन सी होती है, बीच में कौन सी होती है, अंदर कौन सी होती है। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस सेटअप करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेनिंजेस जो है वो आउटर कवरिंग है जो ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन कर रही हैं। और इनकी जो नंबर की बात करें तो ये 3 है, और आउटर मोस्ट जो है वो है ड्यूरामेटर, मिडल 1 है अरेक्नॉइड और इनर 1 है पायामेटर। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, cerebrospinal fluid occurs between pyometer and arachnoid. What is the cerebrospinal fluid? सेरेब्रम के बीच में जो जगह जगह पे फ्लूइड पाया जाता है वो कहलाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CSF। और यहाँ से इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CSF। तो फुल फॉर्म बनेगी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके प्रेजेंस की बात की जाए तो ये पायामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में होता है। मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम शॉक।
तो इनका जो फंक्शन है मेनिंजेस का और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, इन दोनों का ही फंक्शन ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया जाए शॉक से, आघात से, घाव से, चोट से। ड्यूरामेटर प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम बोनी कवरिंग। अब ड्यूरामेटर क्या करती है, ये जो हमारा ब्रेन है इसको स्लिप होने से रोकती है, फिसलने से रोकती है, स्पाइनल कॉर्ड को फिसलने से रोकती है, किसमें से, बोनी कवरिंग्स में से। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको ये तीनों जो हमारी मेनिंजेस थी उनकी लोकेशन बतानी चाहिए। ये ब्रेन है पूरा, ये ब्रेन का पोर्शन है, ये ब्रेन के टिश्यूज हैं। तो इसको जब हम थोड़ा सा एनलार्ज करके व्यूज का देखेंगे तो हम देखेंगे कि बाहर का जो व्यू है, तो ये बाहर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये तो है क्रेनियम, इट मीन्स स्कल। उसके बाहर की आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है ड्यूरामेटर, मिडिल वन कहलाती है जो टिश्यूज के स्ट्रक्चर में दिख रही है कनेक्टिव, वो अरेक्नॉइड, और जो इनर मोस्ट है जो बिल्कुल ब्रेन के टिश्यूज के कनेक्शन में है, ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही है, वो है पायामेटर। तो इस तरीके से 3 मेनिंजेस जो हैं वो पूरे के पूरे ऑल ओवर अपने ब्रेन के प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर। It is the clear, colorless, slightly alkaline fluid that occurs in ventricles of the brain, center canal of the spinal cord, and subarachnoid space around the two. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्लूइड है वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की और लोकेशंस की बात सबसे पहले करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या से होते हैं इसके, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो फर्स्ट इज इट इज क्लियर, सेकंड इज इट इज कलरलेस, थर्ड इज स्लाइटली अल्कलाइन। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कलाइन, जो इसके पीएच है वो हल्की सी, स्लाइटली 7 से थोड़ा सा अप होती है, 7.1 हो सकती है या फिर 7.2 हो सकती है, इस तरीके से। फ्लूइड अकर इन द प्रेजेंस की बात करें तो 3 इसके लोकेशन से, तीनों को ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। आपने अभी तक 6th चैप्टर पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस, उसमें मैंने आपको सर्कुलेशन का टॉपिक पढ़ाया। तो वहाँ पे हमने देखा कि मैमल्स का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऊपर के ऑरिकल्स होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अभी तक हम ये जानते हैं कि वेंट्रिकल सिर्फ कहाँ पर होते हैं, हार्ट में। लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ हार्ट में ही नहीं होता, एक वेंट्रिकल और होता है जो कहाँ पर होता है, ब्रेन में। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एडिशनल स्ट्रक्चर है हार्ट के अलावा, इसको एक दूसरे से जोड़ना नहीं है। तो दैट अकर्स इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में रहता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी अलग से आपको डेफिनेशन लिखनी है, जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको पॉइंट आउट करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो इसमें आप लिखेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इज द नेटवर्क ऑफ कैविटीज। ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या है, नेटवर्क ऑफ कैविटीज हैं विच इज फिल्ड विद द CSF, जो किससे फिल रहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। डायग्राम में देखिए, कैविटीज का मतलब होता है होलो स्पेस। तो आपको डायग्राम में जहाँ जहाँ ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर शो किया हुआ है वो पूरा का पूरा लाइट ग्रीन कलर क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कैविटी लाइक यानी होलो स्पेसेस में जमा होता है। तो ये सारी की सारी जो कैविटीज हैं, जो सारे के सारे होलो स्पेस हैं, ये जो शो कर रखे हैं, इनका नेटवर्क ही क्या कहलाता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर हो सकता है, ये हो सकता है ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जा रही है तो ये सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कैनाल का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट उसके बाद में और कहाँ हो सकता है, सब अरेक्नॉइड स्पेसेस अराउंड द टू। तो ये सब अरेक्नॉइड स्पेसेस क्या होते हैं, आप इसके बारे में लिखेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेसेस, दोज स्पेसेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन अरेक्नॉइड एंड द पायामेटर। ये सब अरेक्नॉइड स्पेस जो हैं ये 2 के बीच में होते हैं, एक तो किसके बीच में, पायामेटर, और इसके अलावा किसमें, अरेक्नॉइड। तो अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट इज क्लियर, सेकंड है कलरलेस एंड थर्ड है स्लाइटली अल्कलाइन। लोकेशन की बात की जाए तो इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, सेकंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज द सब अरेक्नॉइड स्पेसेस। Cerebrospinal fluid is the filtered out from the blood in the region of the choroid plexus। एक नया नाम आ गया choroid plexus, कि सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो ब्लड के थ्रू फिल्टर होता है, ब्लड से ही फिल्टर होता है, और फिल्टर होने की लोकेशन कहाँ पर है, कॉरोइड प्लेक्सस। तो ये कॉरोइड प्लेक्सस क्या होते हैं, आप इनके लिए ये याद कर सकते हैं कि कॉरोइड प्लेक्सस जो है जहाँ पर हमारा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रहा है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि कॉरोइड प्लेक्सस CHP is a secretory tissue responsible for the producing of the CSF
तो अब यानी कि बात ये आएगी कि कॉर्ड प्लेक्सस की शॉर्ट फॉर्म क्या बोले, तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इस तरीके से, CHP। CHP की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉर्ड प्लेक्सस। और कॉर्ड प्लेक्सस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड प्लेक्सस? कॉर्ड प्लेक्सस इज द सीक्रेटरी टिश्यू। सीक्रेटरी टिश्यू है जो सीक्रेट करता है किसको? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। इट आल्सो पासिस बैक इनटू द ब्लड, देन ये जो CSF है वापस से पास हो जाएगा ब्लड में। द फ्लूइड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, यूरिया एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये जो हमारा CSF है इसमें कौन सी चीज़ें अबंडेंट फॉर्म में मिलती हैं? तो अबंडेंट फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहता है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, यूरिया एंड रेस्पिरेटरी गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फंक्शंस की बात करें तो इसके जो 4 to 5 फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट फंक्शंस के ऊपर हम आते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हैज फर्स्ट फंक्शन, इट सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन। ये फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किसको सप्लाई करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट, इट पिकअप द कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द CNS। तो ये क्या करेगा? अगर यूजफुल को डोनेट करेगा तो पिकअप भी करेगा वेस्टफुल को। तो वेस्टफुल में आपके CO2, यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम CNS। इट कैरीज हॉर्मोन्स टू एंड फ्रॉम ऑफ ब्रेन। ये हॉर्मोन्स को ब्रेन तक लेकर भी जाएगा और ब्रेन से वापस भी लाएगा। इट मेक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अ फ्लूइड फिल्ड बलून। इसके द्वारा ही यानी CSF के थ्रू ही स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में बलून लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि इसको या इन दोनों को शॉक से बचाते हैं। बाय इट बुएंसी का मतलब फ्लोटिंग कैपेसिटी, तैरने की क्षमता, उत्प्लावक क्षमता। हिंदी में इसका जो पर्टिकुलर वर्ड है वो है उत्प्लावक क्षमता। तो फ्लोटिंग कैपेसिटी के कारण ही ये क्या करता है? ब्रेन के वेट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, इट मीन कम कर देता है। इसी के साथ में, इस टॉपिक के साथ में हमने एनिमल में कोऑर्डिनेशन को जो था वो कंप्लीट किया। अब हमारा जो टॉपिक घूम रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, वो कर रहा है प्लांट कोऑर्डिनेशन की ओर। इसमें हम प्लांट कोऑर्डिनेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। प्लांट्स हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में तो दोनों प्रकार के कोऑर्डिनेशन चलते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है। जब जरूरत होती है तब नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है और जब जरूरत होती है तब केमिकल यानी कि हार्मोन्स अपना रोल प्ले करता है। बट प्लांट्स में न्यूरॉन्स नहीं है, न्यूरॉन्स देयर आर नॉट एनी टाइप ऑफ न्यूरॉन, एनी टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं है उनके अंदर। तो उनके अंदर सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? हार्मोन्स करेंगे। तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। दैट रेगुलेट देयर मूवमेंट्स, जिसके कारण प्लांट्स के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। प्लांट मूवमेंट आर मोस्टली मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मूवमेंट आर चेंजेस इन ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट पार्ट इन रिलेशन टू अदर लाइक बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन। अगर हम प्लांट के मूवमेंट की बात करेंगे, प्लांट कौन सा मूवमेंट करता है? तो वो करता है कर्वेचर मूवमेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि कर्वेचर मूवमेंट क्या होता है? तो कर्वेचर मूवमेंट कुछ नहीं है। कर्वेचर मूवमेंट में क्या होता है कि इन प्लांट्स की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, इनकी मतलब इनकी स्थिति बदल जाती है, बनावट बदल जाती है। और ये किसके रिलेशन में होता है? अदर्स के, यानी दूसरे के कंपेयर में। जैसे एक प्लांट है किसी भी एंगल पे रखा हुआ है, तो जो पहले इनकी पोजीशन थी उस एंगल के रिलेशन में वो पोजीशन ही क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इसको हम कहेंगे कर्वेचर मूवमेंट। और ये जो आपको कर्वेचर मूवमेंट है ये 3 फॉर्म्स में, 3 रूपों में दिखाई सकता है। या तो प्लांट बैंड होगा यानी झुकेगा, या ट्विस्ट होगा, ट्विस्टिंग हो जाएगी उसके अंदर, या वो फिर एलोंगेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्लांट मूवमेंट्स का, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया है। इस प्लांट मूवमेंट के फ्लो चार्ट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं और एज अ कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर 10th लेवल के ऊपर हमें इनके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपके NCERT सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने इसमें आपको इंक्लूड किया ताकि आपको अपर क्लासेस के बारे में जानकारी मिले और आप यहीं से इन वीडियोस के थ्रू कंपटीशन की तैयारी कर पाएँ। तो प्लांट मूवमेंट पे आते हैं। प्लांट मूवमेंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट, वाइटल मूवमेंट एंड द फिजिकल मूवमेंट। व्हाट इज द वाइटल मूवमेंट? दीज आर द इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड फिजिकल मूवमेंट, दीज आर द बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट, वाइटल मूवमेंट के ऊपर पहले फोकस करेंगे। वाइटल मूवमेंट आर डिवाइडेड इनटू मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन also divided into 2 parts and movement of curvature also divided into 2 parts. These 2 parts are autonomic and paratonic. Words most important, autonomic and paratonic. तो हम सबसे पहले ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक वर्ड को समझेंगे। जहां पर भी ऑटोनॉमिक वर्ड आ जाए उसमें आप दीजिए इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है इंटरनल फैक्टर। जब जब मूवमेंट के लिए बॉडी में प्रेजेंट अंदर के फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे तो वो मूवमेंट कहलाएगा ऑटोनॉमिक। व्हाट डू मीन बाय पैराटोनिक? इसमें जाएगा एक्सट्रिंसिक।
एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब है कि जो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर हैं, बाहर के जो फैक्टर हैं, जिनके कारण क्या होगा, पैराटॉनिक मूवमेंट होगा। तो आपको अगर ये समझना है, वर्डिंग्स के हिसाब से समझना है कि ऑटोनॉमिक और पैराटॉनिक क्या होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट्स हैं, दीज आर कंट्रोल बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पैराटॉनिक मूवमेंट आर कंट्रोल बाय द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। आगे जाके ऑटोनॉमिक के भी हमने 3 भाग बनाए। फर्स्ट नंबर है हमारा सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट क्या होता है? सीलियरी मूवमेंट में आप ये लिख सकते हैं, सच टाइप ऑफ मूवमेंट ड्यू टू द प्रोसेस या प्रेजेंस ऑफ द सीलिया। ऐसा मूवमेंट जो सीलिया की वजह से होता है वो क्या कहलाता है? सीलियरी मूवमेंट। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज द सीलिया? तो जब हम कई बार बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गेनल, मूव करने के लिए कितने प्रकार के ऑर्गेनल होते हैं, तो हमारे सामने 3 नाम आते हैं। पहला नाम आता है सीलिया, दूसरा नाम आता है फ्लैजेला और तीसरा नाम आता है शूडोपोडिया। तो सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो पैरामीशियम में होते हैं, फ्लैजेला जो होते हैं यूग्लिना में होते हैं, शूडोपोडिया जो होते हैं अमीबा में होते हैं। तो ऐसा ही मूवमेंट जिसमें सीलिया यूजफुल है वो कहलाएगा सीलियरी मूवमेंट। जैसे कि प्लांट्स में अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हो जाएगा वॉल्वॉक्स। व्हाट इज द वॉल्वॉक्स? वॉल्वॉक्स इज द ग्रीन एल्गी एंड एल्गा आर आल्सो इंक्लूड इन द प्लांट किंगडम। एल्गा को किसमें लिया गया है? प्लांट किंगडम में। नेक्स्ट मूवमेंट है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट वही अमीबा लाइक मूवमेंट जिसमें प्लांट्स के अंदर शूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फाइल्स फीट बनेंगे और ये मूवमेंट हो जाएगा आपका अमीबॉइड मूवमेंट। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाएगा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जो मूवमेंट होता है उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करनी है। ध्यान रखिए, जब जब हम साइक्लोसिस की बात करेंगे तो साइक्लोसिस का मीन है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, विच इज आल्सो नोन एज द प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब रोटेशन करना, मूव करना। इसमें प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? मूव करता है। और ये जो मूव करने के कारण जो प्रोसेस होती है, जो मूवमेंट होती है, वो कहलाता है साइक्लोसिस। नेक्स्ट हम आते हैं पैराटॉनिक मूवमेंट पे। उसमें पहला है फोटोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? तो फोटोटैक्टिक में आप यूं लिखेंगे, फोटोटैक्सिस इज अ काइंड ऑफ टैक्सिस or locomotory movement that occurs when a whole organism move toward or away from a stimulus of the light। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दें, उद्दीपन दें, किसका? लाइट का, तो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म या तो मूव करेगा टुवार्ड्स द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस की तरफ जाएगा, या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, या स्टिमुलस से दूर भागेगा। तो इस तरीके का जो टैक्सिस होगा उसको हम कहेंगे फोटोटैक्सिस, या फिर हम कहेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट। मुझे आशा है आपको ये टॉपिक क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मोटाइल ऑर्गेनिज्म इन डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ग्रेडियंट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस लीजिए जिसको हम केमिकल के नाम से जानते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किए जाए या डिक्रीज की जाए और उसके प्रति ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर शो करे, मूवमेंट शो करे, तो वो जो मूवमेंट होगा वो होगा कीमोटैक्टिक। नेक्स्ट है थर्मोटैक्टिक। थर्मोटैक्टिक भी सेम, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ द हीट। हमने हीट दी ऑर्गेनिज्म को, या तो फिर वो उसके टुवार्ड्स मूव करेगा या उससे अवे मूव करेगा, तो ये हो जाएगा थर्मोटैक्टिक। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की बात करें, वही सेम ऑटोनॉमिक और पैराटॉनिक। ऑटोनॉमिक मीन इंट्रिंसिक फैक्टर, पैराटॉनिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। तो पहले ऑटोनॉमिक के ऊपर आता है। इसमें 2 होती हैं, वेरिएशन मूवमेंट यानी वेरिएशन होना, बदलाव होना, और ग्रोथ मूवमेंट में पहला है हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी का मतलब होता है, हाइपोनेस्टिक रेस्पॉन्स इज एन अपवर्ड बेंडिंग ऑफ लीव्स ऑन अदर प्लांट पार्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लोअर साइड ऑफ द पेटियोल इन एम्फेसिस टू इट्स अपर पार्ट। इट इज लिंक्ड टू अ प्लांट हार्मोन लाइक इथाइलिन। मीन आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि हाइपोनेस्टी के अंदर एक तो लीव्स ऊपर जाकर बेंड होती हैं, अपवर्ड बेंड होती हैं, और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें हार्मोन कौन सा काम में आता है? एथाइलिन हार्मोन। नेक्स्ट उसके बाद में एपिनेस्टी। एपिनेस्टी में क्या होगा? इट इज अ मूवमेंट इन विच प्लांट पार्ट सच एज द लीव्स इज बेंट ऑफन डाउनवर्ड। हाइपोनेस्टी में तो ऊपर जाकर बेंड हुई थी, और एपिनेस्टी में कहाँ पर बेंड होंगी? नीचे आकर, तो वो कहलाएगा एपिनेस्टी। नेक्स्ट उसके बाद में है न्यूटेशनल मूवमेंट। न्यूटेशनल मूवमेंट क्या होता है? न्यूटेशन रेफर्स टू द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स एंड अदर प्लांट ऑर्गन्स caused by difference in growth in different parts of the organ।
तो ग्रोथ के अंदर जो डिफरेंस आते हैं, ग्रोथ के अंदर डिफरेंस आने के कारण विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो भाग होते हैं पौधे के वो अलग अलग दिशा में बैंड हो जाते हैं, तो ये मूवमेंट कहलाता है न्यूटेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट उसके बाद में पैराटोनिक की बात करें तो उसमें आता है ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक में ग्रोथ मूवमेंट्स कह सकते हैं ट्रॉपिक को, और नास्टिक को वेरिएशन मूवमेंट्स या टर्गर मूवमेंट्स कह सकते हैं। अगर जो कोई प्लांट है वो ग्रेविटेशन की तरफ मूव करे या ग्रेविटेशन से दूर जाए तो जियोट्रॉपिक, लाइट की तरफ ही रेस्पॉन्स शो करे तो फोटोट्रॉपिक, टच के लिए शो करे, टच की तरफ जाए या टच से दूर जाए तो थिग्मोट्रॉपिक, वाटर के रिलेशन में मूव करे तो हाइड्रोट्रॉपिक, केमिकल के रिलेशन में करे तो कीमोट्रॉपिक, टेम्परेचर के रिलेशन में करे थर्मोट्रॉपिक, और एयर के रेफरेंस में करे तो एरोट्रॉपिक। तो ये सारे ट्रॉपिक या ग्रोथ मूवमेंट हो जाएंगी। उसके अलावा अगर हम नास्टिक और वेरिएशन मूवमेंट या टर्गर मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें सीज़मोनास्टिक और थिग्मोनास्टिक तो दोनों ही वर्ड सेम है। इसके लिए आप कह सकते हो कि थिग्मोनास्टी और सीज़मोनास्टी इज द नास्टिक रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट और फंगस टू टच और वाइब्रेशन, यानी किसी भी प्लांट या फंगस को टच या वाइब्रेशन दीजिए उसके लिए जो वो रेस्पॉन्स शो कर रहा है उसे हम सीज़मोनास्टिक या थिग्मोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। नेक्स्ट एक बच गया निक्टिनास्टिक। तो निक्टिनास्टिक मूवमेंट क्या होता है? निक्टिनास्टिक मूवमेंट इज द सर्काडियन रिदमिक मूवमेंट and it is the presence in the higher plants in response to onset of the darkness or a plant sleeping। जब एक प्लांट सोता है या उसके अंदर डार्कनेस की स्टार्टिंग होती है, उसके इर्द गिर्द डार्कनेस या अंधेरा ऑनसेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर जो बदलाव आते हैं, जो रिदमिक उसके अंदर मूवमेंट्स आते हैं, वो मूवमेंट ही क्या कहलाता है? निक्टिनास्टिक मूवमेंट कहलाते हैं। तो ये आपके सामने टाइप्स ऑफ द प्लांट मूवमेंट का पूरा ऑल ओवर चार्ट है। The agent, factor or changes in environment which causes movement of any other type of reaction is called stimulus। कोई भी बाहर से हमने एजेंट दिया, फैक्टर दिया, चेंज किया, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट शो होता है, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। और इसका पर्टिकुलर हिंदी जो वर्ड है वो है उद्दीपन। द रीजन ऑफ द प्लांट विच डिटेक्ट द स्टिमुलस इज कॉल्ड परसेप्टिव रीजन। प्लांट का वो पार्ट लाइक लीफ, लाइक स्टेम, लाइक रूट, जो उस स्टिमुलस को कैच करके उसका वर्क करवा रही है, कैच कर रही है, रिसीव कर रही है, परसीव कर रही है, मीन प्राप्त कर रही है, तो वो रीजन क्या कहलाएगा? परसेप्टिव रीजन। द रिएक्शन ऑफ प्लांट ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सेज। और जो प्लांट रिएक्शन के प्रति अपने स्टिमुलस के प्रति अपने रेस्पॉन्सेज को शो करेगा तो वो जो मतलब प्रोसेस होगी उसको कहेंगे रेस्पॉन्स, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया करना। इट मीन अगर हम बॉल को सरफेस पर मारेंगे तो बॉल हमारे पास में आएगी, यानी हमने बॉल को मारा, स्टिमुलस दिया, बॉल हमारे पास आई, दिस इज द रेस्पॉन्स। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच शोज द रेस्पॉन्स इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिव रीजन। और प्लांट का वो पार्ट जो रेस्पॉन्स शो करेगा उसको हम कहेंगे रेस्पॉन्सिव रीजन, यानी परसेप्टिव रीजन के अगेंस्ट काम करने वाला रीजन कहलाता है रेस्पॉन्सिव रीजन। द रेस्पॉन्स इज फेवरेबल और टुवर्ड द स्टिमुलस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। अगर जो रेस्पॉन्स है वो फेवरेबल हो यानी अनुकूल हो, स्टिमुलस की तरफ हो, तो हम उसको पॉजिटिव के नाम से जानेंगे, जैसे कि पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये लाइट की तरफ है। नेक्स्ट, व्हेन द रेस्पॉन्स इज अनफेवरेबल, अगर ये रेस्पॉन्स अनफेवरेबल हो, प्रतिकूल हो, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर ले जाएं, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव, लाइक नेगेटिव थर्मोटैक्सिस, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के दूर जाना या फिर टेम्परेचर से दूर जाना। प्लांट मूवमेंट कैन बी ड्यू टू ग्रोथ। जो प्लांट का मूवमेंट होता है वो तो या तो ग्रोथ के कारण होगा या टर्गर चेंजेस। टर्गर चेंजेस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर कंसंट्रेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होना। अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा चली जाएगी, जैसे कि आपके माइमोसा पुडी का होता है, टच मी नॉट प्लांट होता है, तो वो छूते ही तो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और जैसे ही हम हाथ हटाते हैं तो वापस से वो ब्लॉसम यानी खिल जाता है। तो एक्चुअल में उसमें क्या हो रहा है, जब हमने उसको छुआ तो उसके अंदर वाटर बाहर आ गया, वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई जिसके कारण वो श्रिंक हुआ, और जैसे हमने उसको छोड़ा वाटर वापस से गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर गया और वापस से वो ब्लॉसम हो गया, फूल गया, स्वेलअप हो गया। तो इस तरीके से जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो टर्गर के कारण आ रहे हैं। तो ये टर्गर चेंजेस हैं, टर्गर मूवमेंट्स हैं। दे कैन बी ऑटोनॉमिक, ये ऑटोनॉमिक हो सकता है, मीन इनके अंदर कोई इंट्रिंसिक रीजन हो सकता है, इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है, या फिर वो पैराटोनिक हो सकता है, मतलब इंड्यूस्ड हो सकता है एक्सटर्नल स्टिमुली या एक्सटर्नल फैक्टर या एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण। तो ये था आज का टॉपिक। इसके आगे की जो बातें होगी 7th चैप्टर रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाने चाहे थे वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।